गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल पा रही होगी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्कोर प्लस पर। आज से हम लोगों ने आपके लिए साइंस का एक नया बैच लॉन्च किया है। अगर इस बैच की बात करोगे जिसमें हम आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों बुक्स के सवाल करवाने वाले हैं, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पलर्स जो हैं उसके भी सवाल हम लोग करवाने वाले हैं। ये बैच खास तौर से बीपीएससी ट्री बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 एंड 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आप लोगों के लिए होने वाला है। निश्चित तौर से आप लोगों के लिए सेशन जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बात करेंगे इस कोर्स की, तो इस कोर्स में आपको बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी ट्री 3.0 एंड 4.0, साथ ही साथ बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के लिए भी ये परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, अगर बात करोगे इस सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं, तो याद रखना है सबसे पहले कि हम आपको एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है, क्लास 6 से लेकर क्लास 10th स्टैंडर्ड तक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, एससीईआरटी बुक्स के भी हम सवाल लगाएंगे और एससीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सवाल लगाएंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। बात आती है कि ये चारों चीज जो लगाएंगे इससे फायदा किन किन बच्चों को होगा, तो याद रखिएगा इन चारों चीजों का फायदा जो होगा वो ट्री 3.0 और 4.0 में 1 to 5 वाले कैंडिडेट्स को होगा, 6 to 8 वाले कैंडिडेट्स को होगा, 9-10th वाले कैंडिडेट्स को भी आपको फायदा होने वाला है और बहुत ज्यादा फायदेमंद की तो बात छोड़ दो, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद। सोचो, आप खुद ही सोचो ना कि आप एससीईआरटी एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं उनको लगा के जा रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो चुका है, अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो हाँ अपना एक सीट पक्का निश्चित तौर से कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीजें जो है किनके लिए हैं, ये 6 से लेकर जो अपना 0 से 5 यानी कि 5 अप टू 5 स्टैंडर्ड तक के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, साथ ही साथ 6 to 8 वाले के लिए भी और 9-10th वाले के लिए भी ये सेशन बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, निश्चित तौर से इस सेशन में आप लोगों को जुड़ना है। ठीक है, इसके अलावा बीपीएससी पीजीटी, ठीक है, 11th-12th वालों के लिए बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ आपके लिए भी कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए रखा गया है, जिसमें हम आपके लिए 6 से लेकर 12 तक का, यहाँ पर आपको 12वीं तक के आपको एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के बुक्स के सवाल और एग्जाम्पलर्स के सवाल आपको करवाए जाएंगे, तो आपको भी पूरा ध्यान रखा गया है। यानी कहने का मतलब स्कोर प्लस के द्वारा बीपीएससी 3.0 एंड 4.0 के लिए एक ही बहुत ही समर्पित बैच, विज्ञान का बैच आपके लिए 3 टीचर्स जो है वो लेके आने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स पीके साई सर के द्वारा करवाया जाएगा, केमिस्ट्री हमारे द्वारा करवाया जाएगा और मैम के द्वारा आप लोगों को बायोलॉजी करवाया जाएगा। ठीक है, और सभी को अपने सुविधा के हिसाब से, जैसे कि 6 से लेकर 12th तक का जब आपका सेशन चलेगा तो उसमें जो होगा हमारे साथ पीजीटी वाले बच्चे जुड़ेंगे, यानी कि 10th और 12th वाले बच्चे जुड़ेंगे, और जो कि हमारे जब 8 से 10 तक का सेशन चलेगा या फिर 6 से 10 तक का सेशन चलेगा या फिर 0 से 5 तक का सेशन चलेगा, उसमें सभी लोग जुड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मान लो जो तैयारी कर रहा है 9th-10th की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, आप 9th और 10th क्लास के स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि वो 9th और 10th वाला सवाल ही पूछेगा आपसे, वो 6 to 8 और 1 to 5 वाला भी सवाल पूछेगा। तो जो 9th-10th के कैंडिडेट्स हैं उनको 1 to 10 तक पढ़ना पड़ेगा, हाँ, लेकिन जो 1 to 5 के कैंडिडेट है ना, वो अगर 6 to 8 तक यानी कि 1 to लेकर 8 तक भी पढ़ लेते हैं तो उनका काम जो है आसानी के साथ हो सकता है। उम्मीद है आपको ये सेशन से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और इसके लिए आपको कहना पड़ेगा स्कोर प्लस पर भाई आप लोगों को आना पड़ेगा। कंप्लीट बैच समझ में आ गया कि हम इस सेशन में, इस बैच में हम आपके लिए क्या क्या लेके आएंगे, आपको पता लग गया होगा कि हम आपके लिए बीपीएससी ट्री, साथ ही साथ 17वीं बीपीएससी दोनों के लिए हमने सामान्य विज्ञान का एनसीईआरटी सीरीज आप लोगों के लिए दे दिया। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक? आइए अगर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे तो पीजीटी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए 17वीं बीपीएससी की चर्चा हमने किया, यहाँ भी आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी के बुक्स हम लगाएंगे, यहाँ पे 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड के सवाल पढ़ेंगे। जो बच्चों का साइंस अच्छा होगा उनको पता होगा कि बीपीएससी जो साइंस पूछता है वो अपेक्षाकृत आसान साइंस पूछता है। ठीक है,
पीटी में जो आपसे साइंस पूछा जाएगा अपेक्षाकृत जो है वो आपसे इजी टू मॉडरेट, आसान से मध्य लेवल का ही सवाल आपसे पूछेगा। हार्ड लेवल का सवाल आपसे वो बहुत कम आता है, ऐसा रेयरेस्ट होगा कि आपसे वो ना बने। ठीक है, अगर आप 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, उसके एग्जाम्पलर्स के सवाल आप बनाते हो, आपको निश्चित तौर से 100% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे। 100% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के सवाल अच्छे से लगाए हैं, एग्जाम्पलर और बुक्स के भी सवाल लगाए हैं। ठीक है, इसमें आपको स्कोर प्लस टीम के द्वारा बहुत ज्यादा हेल्पफुल जितना हो सकता है वो आपके लिए किया जाएगा। क्लियर है हमारी बात? आइए देखिए, फिजिक्स का सेशन आपको पीके साई सर के द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए, और उसके अगर बात करेंगे केमिस्ट्री का सेशन, केमिस्ट्री का सेशन हमारे द्वारा आप लोगों को करवाया जाएगा, बहुत ही जबरदस्त आपको फायदा होने वाला है। और अगर बात करोगे बायोलॉजी का सेशन, ये मैम के द्वारा आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, ये सेशन जो है बायोलॉजी का जो सेशन होगा वो मैम के द्वारा आप लोगों को करवाया जाएगा। क्लियर है हमारी बात आप लोगों को यहां तक? चलिए आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। हमने आज जो सेशन शुरू किया है ये आपका क्लास 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1, क्लास 9th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हमारा क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं उनके बारे में यहां पर हम लोग उस चैप्टर के सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर हो गया, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल होगा, अभी बुक्स के सवाल नहीं है। ठीक है, ये आपका पहले तो हम एग्जाम्पलर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बुक्स की तरफ चलेंगे। ठीक है, बुक्स जब आपका आएगा तो उसमें आपको थोड़ी बहुत हम लोग पहले थ्योरी करवाएंगे, फिर हम उसके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। क्लियर है हमारी बात? चलिए आइए, तो ये सवाल आपका क्या होगा, क्लास 9th स्टैंडर्ड का सवाल है हमारा, चैप्टर 1 केमिस्ट्री का है। ठीक है, चैप्टर वाइज हम लोग पी/क्यू लगाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। ठीक है, एक ऐसा हमको फेनोमेना, एक ऐसी परिघटना हमको पता करनी है कि जब ताप बढ़ाएं, मान लो कोई ताप को क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज करते हैं, तो कोई ऐसा फेनोमेनन है जिसका नाम एक्स, तो ये भी बढ़ जाना चाहिए, यानी टेम्परेचर जो हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस एक्स के। ध्यान से देखिए, हमने लिखा क्या, हमने कहने की कोशिश किया। मान लीजिए हमको पता नहीं, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन कह क्या रहा है, सुनो। एनसीईआरटी के सवाल जब भी लगाएं, सवाल जब भी लगाएं तो सबसे पहले आंसर निकालने से पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसको समझने की जरूरत होती है। अगर वो आपने उसका लैंग्वेज पकड़ लिया, उसका डायरेक्शन पकड़ लिया, तो आप सही डायरेक्शन में जाके आंसर चूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि एक ऐसा आपको फेनोमेना पता करना है, परिघटना पता करनी है, जब क्या हो कि जब ताप बढ़ाए तो वो भी परिघटना का जो एक्शन है वो। क्लियर है? आ जाओ पढ़ते हैं क्वेश्चन कहता क्या, विसरण है। ठीक है भाई, विसरण की घटना, ताप बढ़ाने पर विसरण की घटना बढ़ जाएगी। क्लियर है? यहां तक तो ठीक है भाई। वाष्पन की घटना भी क्या होगी, वाष्पन की घटना ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी घटेगी, बताना है आपको। देखो, गैसों का संपीड़न गलत बात है। कंप्रेशन के लिए ताप क्या होता है, कंप्रेशन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है। हमने यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दिया था, ध्यान से देखिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब हो गया तो ताप के समानुपाती होना चाहिए, लेकिन ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे ये देखिए, वाष्पन यहां तक सही था, ताप के समानुपाती होगा, ताप बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा। गैसों का संपीड़न गलत बात है, ये भी गलत बात है। अगला देखिए, वाष्पन की बढ़ेगा,
चलिए, उम्मीद है आपको साउंड क्लियर हो गया होगा। आइए फिर से हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं। साउंड गड़बड़ा गया था, चलो आ जाओ। क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको फिर से। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था हम आपको फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो ताप क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये जो परिघटना है ये क्या हो जाएगी, वाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार, इसके लिए परिघटना होने वाली है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का 3 जो होगा वो सही और सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर सी आया है, बिल्कुल सही आया आप लोगों का। आइए अगले क्वेश्चन में। सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया। ठीक है, नेचुरल गैस को कंप्रेस करना है। ठीक है, आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में एक चीज हम पहले बता देते हैं आपको। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक लड़की है सीमा, जो कि कहां जा रही है, वो नेचुरल गैस कंप्रेसिंग प्लांट्स में जा रही है। वहां पर गैसों को क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। संपीड़ित कहने का मतलब क्या होता है, उसको दबाया जाता है। तो गैस को जब दबाएंगे तो क्या होगा, देखो आपको पता है प्रेशर बराबर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, मान लो ये हमारा कुछ गैस का गोला है, ये क्या है, हमारा गैस का गोला है। अब देखिए ध्यान से, इसको जब आप दबाएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये पहले गैस का गोला था, जब इसको हमने दबाया तो ये कुछ ऐसा बन गया, उसका आकार कम गया। यानी आकार कमेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल घटा। क्षेत्रफल जैसे ही घटेगा प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी गैस कंप्रेसर प्लांट में इसी मेथड का यूज, इसी टेक्निक का यूज किया जाता है कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करो, कम करो। गैस को कंप्रेस करोगे तो एरिया कम होगा, और एरिया कम होगा तो वो आपका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रेशर उसका बढ़ जाएगा। और उसी हाई प्रेशर गैस का उपयोग हम लोग कहीं भी कर सकते हैं। जैसे आपको, आप गाड़ी में जब चक्का में हवा भरवाते हो, वो हाई प्रेशर गैस ही तो है। ठीक है, क्या है, हमारा हाई प्रेशर एयर है। कैसे, कंप्रेस किया हुआ एयर है। ठीक है, चलो, तो पाया गया कि ताप तथा दाब का विशिष्ट परिस्थिति में गैस का द्रवित किया जाता है। अच्छा जी, अपने अनुभवों को मित्र के साथ बांटते हुए भ्रमित हो गई। द्रावण के लिए परिस्थिति में सही समुच्चय का उसको पहचानने में उसकी मदद कीजिए। निम्न ताप निम्न दाब होना चाहिए, गलत बात है। देखो टेम्परेचर जो क्या होना चाहिए, वो तो कम होना चाहिए, पर दाब अधिक होना चाहिए। ये सही था, ये गलत था। ठीक है, अभी हमने क्या बताया है कि प्रेशर हमको बढ़ाना है, तो वहां पे दाब हमको क्या चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए भैया। हमको क्या चाहिए, उच्च ताप चाहिए। देखो उच्च ताप है, गलत बात है। टेम्परेचर कम होना चाहिए, दाब क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, गलत बातें हैं। आगे देखिए, निम्न दाब और उच्च दाब, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपका 3। देखो, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आप बात करो किसकी, आप गाड़ी में जो आप हवा भरवाते हैं उसी की बात करोगे। वो कंप्रेस्ड एयर है, ठीक है, दबी हुई हवा है, तो आप देखेंगे उसका टेम्परेचर लो होना चाहिए। लो टेम्परेचर क्यों होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, क्या होगा, मान लो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया और उस हवा को आपने अंदर डाला है, किसके अंदर, गाड़ी के चक्के के अंदर, और कहीं मत डालना है। ठीक है, अगर वहां पर आपने डाला है तो क्या होगा कि वो क्या हो जाएगा, अगर हाई टेम्परेचर है तो आपका टायर जो है वो ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, आपका ट्यूब जो है क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर सकता है। इसका आप एग्जांपल आप देखते होंगे, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां को छोड़ दो, आपकी खुद की गाड़ी है, आप उसको क्या करो, जहां पे अधिक गर्मी है ना वहां पे जाके उसको छोड़ दो। ठीक है, आप देखो कि आपका टायर में जो हवा है वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि गर्मी के दिनों में गाड़ी में बैलेंस करने के लिए उसके हवा को थोड़ा सा कम डाला जाता है, और ठंडे के दिनों में क्यों ज्यादा डालता है, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि आपको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उनका बैलेंसिंग जो होगा वो खराब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही और सही आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन, तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है।
तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण क्या होता है? निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहां पर हमसे लिक्विड के बारे में, लिक्विड के फ्लो के बारे में, फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में हम लोगों से पूछा गया। बताइए आंसर आप लोग इसका। बताइए आंसर जल्दी से, एक बार पढ़िए फिर बताइए आंसर। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या था कि तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्न में से कौन सा कथन जो है हमारा वो सही है? तरल के प्रवाह का अद्वितीय गुण क्या है, यानी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, चलो देखते हैं। केवल गैस से तरल की तरह व्यवहार करते हैं, गलत बात है। लिक्विड की तरह आप गैस और फ्लूइड दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? लेके जा सकते हैं। गैस तथा लिक्विड तरल के समान व्यवहार करेंगे। गैस और द्रव आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर आपका गैस और द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों है, इसको समझने की थोड़ी सी जरूरत है आपको। गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, कर सकते हो। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है, जो फ्लूइड होता है जिसको हम लोग तरल बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तरल। ठीक है, फ्लूइड जिसको हम लोग तरल बोलते हैं, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि इसको हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेसिबल होता है। फ्लूइड जो होता है हमारा क्या होता है? संपीड़नीय होता है। संपीड़नीय, कंप्रेसिबल को बोलते हैं संपीड़नीय। तो अब आइए देखते हैं हम लोग, क्या ठोस को कंप्रेस कर सकते हो? देखो तो ये पेंसिल है, इसको कंप्रेस करोगे क्या हो जाएगा? इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आकृति इसका जो है वो खराब हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, विकृति आ जाएगी इसमें, यानी इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हो। सॉलिड को नहीं कर सकते, गैस और लिक्विड दोनों को आप कंप्रेस कर सकते हो, और जिसको आप कंप्रेस कर सको उसी को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। जिसको आप क्या कर सको? संपीड़ित कर सको, दबा सको, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, तरल बोलते हैं। यानी गैस तथा द्रव जो है तरल के समान, लिक्विड के समान क्या करता है? बिहेव करता है। ऑप्शन नंबर आपने 3 लगाया है, सही आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखे किस परिघटना के कारण ठंडा हो जाता है? ग्रीष्म काल में, यानी अभी जो फिलहाल गर्मी ऋतु चल रही है, इसमें आपने देखा होगा कि जिन घरों में फ्रीज नहीं है, ठीक है, जिन घरों में फ्रीज नहीं है, उन घरों में मिट्टी का घड़ा रखा जाता है। उनके घरों में क्या किया जाता है? मिट्टी का एक घड़ा रखा जाता है और उसमें पानी को रखा जाता है। और आप देखते होंगे कि पानी कुछ देर बाद क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। ऐसी कौन सी परिघटना हुई है, एक ऐसी कौन सा वहां पे फेनोमेना हुआ है जिसके कारण वो पानी जो है वो ठंडा हो जाता है? क्या आपको पता है? विसरण की घटना होगी? नहीं होगी। विसरण क्या होता है? लिख भी सकते हो आप लोग, विसरण की घटना गैसों में होगी। ठीक है, विसरण की घटना सिर्फ और सिर्फ गैस में होती है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और विसरण होता क्या है कि हायर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से लेके निम्न सांद्रता की तरफ गैसों का प्रवाह, या फिर उच्च सांद्रता वाले आयन का निम्न सांद्रता वाले आयन की तरफ जो प्रवाह होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग विसरण बोलते हैं। विसरण की घटना गैसों में ज्यादातर होगी। वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन दोनों में फर्क है। ठीक है, चलिए देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 आपका वाष्पन इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपैरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन और ट्रांसपैरेशन क्या होता है, कोई बता सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर 4 आपके सही आंसर थे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन और इवेपोरेशन क्या होता है, यानी ट्रांसपैरेशन इवेपोरेशन क्या होगा? देखिए अब आपको हम बताते हैं। वाष्पन क्या होता है? जो हमारा लिक्विड था वो क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा।
ताप जब पड़ेगा, गर्मी के दिन में टेम्परेचर ऑटोमेटिक वातावरण से आपको मिल जाता है, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारा लिक्विड होगा कुछ मात्रा में जो गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वहां पे खाली स्थान आएगा, खाली स्थान आएगा यानी टेम्परेचर जो होगा बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो परिघटना हुई ये हो गया आपका वाष्पन। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन, ये घटना जो होती है ये इसको आप कह सकते हो अंदर से बाहर, इसमें आप कह सकते हो अंदर से बाहर। गलत शब्दों में आप इसको मत लीजिएगा, ठीक है, गलत सेंस आपको नहीं लगाना है। और वाष्पोत्सर्जन कह सकते हो आप लोग बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, सिर्फ इतना ही का डिफरेंस होता है। वाष्पोत्सर्जन आप इसमें देखो पसीना, स्वेटिंग देख सकते हो, ठीक है, स्वेटिंग। वाष्पोत्सर्जन में क्या हो, आपको पसीना आया, क्या होता है कुछ देर बाद वो सूख जाता है। सूखने का मतलब कुछ मात्रा क्या होती है उसकी, वो अंदर भी चली जाती है। क्यों? इसी ट्रांसपेरेशन के कारण। क्लियर है भाई हमारा? तो बाहर से अंदर वो हो गया आपका वाष्पोत्सर्जन और अंदर से बाहर हो गया आपका वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आ जाओ, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन सही निरूपित करता है, बताइए। क्या है? कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य क्या किया गया है? कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो आकर्षण बल हमको देखना है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स, जिसको हम लोग अंतर आणविक बल बोलते हैं। आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल बोलते हैं। अंतर आणविक बल जो होता है सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में, उसके बाद होगा आपका लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। अंतर आणविक बल जो होगा सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, सबसे कम गैस में। अंतर आणविक बल होता क्या है, इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए, एक मान लीजिए हमारा कोई मैटर है, आपको पता है कि मैटर जो है, पदार्थ जो है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ जो है हमारा बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब ये मान लीजिए छोटे छोटे कण है, देखो एक ऐसा बल जिसके कारण ये जो छोटे छोटे कण हैं आपस में जुड़े हुए हैं या आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स, अंतर आणविक बल। ठीक है, तो आप देखोगे कि सॉलिड में ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आसपास होंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। अगर मान लो वो लिक्विड होता तो लिक्विड में कुछ इस प्रकार का होता है, एक यहां 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 होता है। देखिए यहां पर मॉलिक्यूल जो है थोड़ा सा दूर गया। अब मान लो ये गैस होता, गैस में एक यहां होगा, एक यहां होगा, गैस में सबसे कम है, यानी जो अणु है बहुत ज्यादा दूर है, यहां पर उससे ज्यादा दूर है, यहां पर उससे कम दूर है, यानी ये हमारा ठोस है, ये हमारा सॉलिड है, ये जो भैया है आपका गैस है, और ये जो है हमारा लिक्विड है। देखिएगा तो क्या है कि जो ये अपना सॉलिड है, सॉलिड में जो अणु है वो क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। किस बल के द्वारा? किसके द्वारा? अंतर आणविक बल के द्वारा। सॉलिड में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स होता है और गैस में सबसे कम होता है। आ जाओ क्वेश्चन में देखते हैं, क्या इसी का हमको क्या करना है? सही व्यवस्था को निरूपित करना है। और कौन सा ऑर्डर में करना भैया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या करना है हमको? बढ़ते हुए क्रम में देखना है। देखते हैं क्या हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम। यानी जल हमारा लिक्विड है, लिक्विड के बाद क्या आना चाहिए था? ये गैस हो गया, और ये हमारा पवन हो गया, गैस हो गया। गलत बात है, कट कर दीजिए इसको। आइए उसके बाद देखिए, वायु, गैस, ठोस, लिक्विड, ये भी गलत है। ठीक है, गैस के बाद हमारा द्रव आना चाहिए था, उसके बाद जाके हमारा ठोस आना चाहिए। ऑक्सीजन गैस हो गया, जल लिक्विड हो गया, शर्करा आपका चीनी ठोस हो गया। ऑप्शन नंबर 3 ही सही है। ठीक है, देखो ऑक्सीजन क्या है? गैस है, यानी गैस के बाद हमारा क्या आना चाहिए? लिक्विड आना चाहिए, क्योंकि हमको बढ़ते हुए क्रम में बोला है। तो बढ़ते हुए क्रम में तो हम घटने से सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, सबसे कम गैस के पास, फिर लिक्विड के पास, फिर सॉलिड के पास जाएंगे। तो हम गए
गैस, लिक्विड, सॉलिड। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि 25 डिग्री, 38 डिग्री और 66 डिग्री को केल्विन टेम्परेचर पर निरूपित करना है। तो आपको पता है कि C/5 इक्वल्स टू क्या होता है, K माइनस 273/5। ठीक है, 5 से 5 को कट कर देते हैं और ये क्या है भैया, ठीक है, क्या है, ये हमारा हो जाएगा C बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, C/5 बराबर K माइनस 273/5। अब देखो यहां से ये 5 से ये 5 कट गया, C की वैल्यू आ रही है K माइनस 273। आपको निकालना किस में है, केल्विन में। केल्विन बराबर आप लिख सकते हो C प्लस 273। अब देखिए ये आपका समीकरण बन गया है। अब इसको आप निकाल सकते हैं, क्या दे रखा है 25 डिग्री। तो K बराबर अगर आपने K1 मान लेते हैं उसको, तो C का मान कितना है 25 प्लस 273, कितना हो गया भैया 298 हो गया। दूसरा मान लो K2 है, K2 क्या है, चलिए हमारा 38 डिग्री है, तो C की जगह 38 रखो प्लस 273, 70 300 300 8 3 11 311 केल्विन हो गया भाई, 311 के 311 के। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा 66 डिग्री, तो 66 प्लस कितना होगा 273, ऐड करोगे तो आ गया आपका 9 3 3 के लिए 339। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा था K3 इक्वल्स टू 393, 311 और 298, 298 311 और 339। ऑप्शन नंबर 1 ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आप लोगों का बिल्कुल ही सही और सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर 1 आएंगे। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है आपको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको निकालना है कि क्या है भाई, देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से सही कथन का हम लोगों को क्या करना है, निम्न में से सही कथन का हम लोगों को चयन करना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। बताइए इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा। बता दिया आप लोगों ने आंसर। आइए देखिए, निम्न में से सही कथन का हमको चयन करना है। ठोस का द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण क्या कहलाएगा, गलत बात। वाष्पन क्या होता है, लिक्विड से गैस बनना, ठीक है, तो लिक्विड आना ही आना था। दूसरा देखो, ठोस का द्रव अवस्था में गुजरे बिना रूपांतरण रूपांतरण बिल्कुल सही बात है कि सॉलिड से क्या हो गया, गैस का बन जाना सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। एक और इसका उदाहरण की बात करोगे, ऊर्ध्वपातन किस किस में होता है, ऊर्ध्व सब्लिमेशन लिखो यार,
सब्लिमेशन पहला होता है कपूर में, ठीक है। कपूर को जब आप जलाएंगे सॉलिड स्टेट में था, डायरेक्ट गैस से बन जाता है नेफ्थलीन। तीसरा आपका अमोनियम का क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। चौथा आपको याद रखना है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। पांचवा आपको याद रखना है आयोडीन, नमक जो है ये भी हमारा ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, डाइएथिल एथिर एसीटोन तथा एन ब्यूटील अल्कोहल के क्वथनांक दे रखा था, CH 35 डिग्री, 56 डिग्री और 118 डिग्री। कौन सा कथ केल्विन में? तो केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर आपको पता है C + 273 होगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि हमारा वो K1 है, तो K1 की वैल्यू आएगी C की जगह रखो 35 + 273, यानी आपका आने वाला है 5 3 8 7 3 10 308 केल्विन। K1 का मान आया है 308 केल्विन। अगला देखिए, हम देखते हैं K2, K2 का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 प्लस का 273, देखो कितना है भाई, 6 3 9 7 5 12 का 2 हाथ में रहा 1 आपका 329 केल्विन, ठीक है। K3 निकाल लो, K3 का जो वैल्यू आएगा आप 118 में 273 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, देखिए तो 8 3 11, 1 बचा, 7 1 8 1 9 आ गया, 2 1 3 1 4 आ गया भाई, 3 आ गया, सॉरी 3 आएगा। 391 केल्विन, 229 केल्विन और 308 329 एंड 391, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमको। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का जो होगा वो सही और सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर क्या है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी परिस्थिति जल में वाष्पन को वृद्धि करेगी। वाष्पन के लिए क्या आवश्यक है ये आपसे पूछा गया है। जब ताप को हम बढ़ाएंगे तो क्या वाष्पन में वृद्धि हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे यही कह रहा है। तो जल में टेम्परेचर को बढ़ाओगे वाष्पन बढ़ जाएगा, कमी करने की कोई जरूरत नहीं है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम नहीं करना है, बढ़ाना पड़ेगा, नमक मिलाने से भी घटेगा, याद रखिएगा। अगर आप वाष्पन बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्या करो, क्षेत्रफल बढ़ा दो और ताप बढ़ा दो, ठीक है। क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो ज्यादा मात्रा में आपको एयर मिल जाएगा और साथ ही साथ आप टेम्परेचर बढ़ा दो, यानी कि आपको हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर आपको चाहिए होता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी रहेगी। निम्न में से किस परिस्थितियों के मध्य जो होगी हाइड्रोजन के मध्य दूरी बनी रहेगी। चलिए, बंद पात्रों में भरी हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करेंगे, तो जब कंप्रेस करेंगे तो उनके अणुओं के मध्य दूरी कम जाएगी, ठीक है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट जो है ना वो गलत स्टेटमेंट है। अगला देखिए, रिसाव होने पर, रिसाव होगा तो दूरी बढ़ेगा, बिल्कुल फैल जाएगा, बहुत सही बात है। हाइड्रोजन गैस के पात्र को आयतन को बढ़ा देंगे, आयतन बढ़ा देंगे तो दूरी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। पात्र का आयतन बढ़ाए बिना हाइड्रोजन गैस को मिलाने पर गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो होगा वो सी आएगा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका सही और सही आंसर आया है। क्लियर है। चलो, चैप्टर 1 खत्म हो गया। चैप्टर 1 जो था आपका वो क्या हो गया, अभी आपका खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, मैटर अराउंड अस प्योर। ये भी आपका क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है कि शुद्ध पदार्थों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। शुद्ध पदार्थ जो होता है उसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, वो भी उच्च होता है।
इसमें वातावरण वाली जो अशुद्धियां हैं वो नहीं पाई जाती हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध पदार्थों के लिए कौन सा कथन जो है आपका सही है। देखिए शुद्ध, चलिए इस क्लास को हम लोग यही खत्म करेंगे। कल इस क्लास को हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का थैंक यू। जय हिंद।